हरिओम, ओम ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के समसामयिक भारत एवं शिक्षा वाले पेपर के अंतर्गत असमानता के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे, यानी प्रभावशाली सहित लघु समूह और संबंधित मुद्दों की हम लोग चर्चा करेंगे, इंक्लूडिंग डोमिनेंट एंड माइनर ग्रुप एंड रिलेटेड इशू। यानी कुल मिलाकर जो प्रभावशाली समूह है और जो लघु समूह है उनसे संबंधित असमानता क्या क्या देखने को मिलती है और उससे संबंधित मुद्दे या बहस या समस्या का कारण या आधार क्या बनता है, इसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। पहले आते हैं हम लोग देखते हैं प्रभावशाली सहित। प्रभावशाली सहित क्या होता है, यानी प्रमुख सहित क्या होता है। प्रमुख का मतलब समाज का वह समूह या वह व्यक्ति या वह प्रभावशाली सामाजिक समूह जो एक प्रभुत्व रखता है, राजनीतिक प्रभुत्व पावर रखता है, आर्थिक पावर रखता है। यूँ कहें कि शिक्षा में वह पहले से ही महारत है, शिक्षा में उसकी काफ़ी उपलब्धि है, काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, उसका शैक्षिक प्रभुत्व है, समाज में भी उसका प्रभुत्व है। तो ऐसे समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावशाली सहित या प्रमुख समूह कहते हैं। तो कुल मिलाकर आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, व्यवहारिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक वो वर्चस्व रखता है। ऐसे समूह के अगर देखा जाए तो इसमें सामान्यतः लोग क्या होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उनके पास साधन भी होता है, सहयोग भी होता है, प्रयास भी होता है और अपने घर के बच्चों का या अपने विभिन्न व्यवहारों के अंतर्गत वह उच्च शिक्षा को दिलाने में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। अपने साथ साथ इसके संग संग वो आधुनिक शिक्षा यानी विज्ञान, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, मास कम्युनिकेशन यानी मीडिया, ये सब क्षेत्रों में उन लोगों के घर के बच्चे या ऐसे सामाजिक समूह वाले लोग आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने में सफल भी हो जाते हैं। अगला है प्रतिस्पर्धा। ऐसे समूह वाले लोग होते हैं वह कंपटीशन के क्षेत्र में अपनी योग्यता या प्रतिस्पर्धा की योग्यता शिक्षा के द्वारा, प्राइवेट शिक्षा के द्वारा, चाहे किसी भी प्रकार की शिक्षा के द्वारा वह प्रतिस्पर्धा की योग्यता भी हासिल कर लेते हैं, यानी कंपटीशन के लायक वो अपनी तैयारी कर लेते हैं। आगे है निजी शिक्षा। ऐसे लोग अगर सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती है तो प्राइवेट स्कूलों में या प्राइवेट या निजी शिक्षा के द्वारा भी योग्यता हासिल करके अपने आप को आत्मनिर्भर या अपने आप को विकास करने में सफल होता है। अगला व्यावसायिक। ऐसे लोग व्यवसाय के क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित व्यवसाय में लेन देन, जैसे MBA कोर्स हुआ, होटल मैनेजमेंट कोर्स हुआ, यानी व्यावसायिक कोर्स संबंधी भी शिक्षा दीक्षा वो ग्रहण करने में सफल हो जाते हैं। अगला अवसरों की उपलब्धता। ऐसे जो छात्र होते हैं, ऐसी जो शिक्षा लोग ग्रहण करने वाले जो समूह होते हैं, उनके लिए घर वाले पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराते हैं। काफ़ी लोग काफ़ी समय से काफ़ी उम्र तक पढ़ लेते हैं, यानी उनको शिक्षा के अवसर का उपलब्धता परिवार के द्वारा या उनके सहयोगियों के द्वारा आसानी से उपलब्ध होता है। अगला आर्थिक सहयोग। ऐसे उच्च शिक्षा हासिल करने वाले लोगों को या उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के उपलब्धि के आधार पर सरकार भी इनको आर्थिक सहायता, वजीफ़ा या डोनेशन इत्यादि प्राप्त कर देती है, जिसके बाद वह शिक्षा पूर्ण रूप से ग्रहण करके बाद में वह किस तरह से चुकाता है अलग बात है, वो शिक्षा ग्रहण करने में सफल होता है। तो ये रहा प्रभावशाली प्रभुत्व वर्ग, जिसमें शिक्षा की स्थिति या प्रभाव इस प्रकार से देखने को मिलती है। अगर हम बात करें वही लघु समूह का मतलब एक प्रकार से हम कहें जिसकी संख्या कम हो या जिस स्थान पर वह उसकी संख्या बहुत कम पाई जाती हो। सामान्य रूप से कहा जाए तो अल्पसंख्यक। अगर अल्पसंख्यकों की बात करें तो ज़्यादातर अल्पसंख्यक जो समूह मिलते हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, वे बहुत पीछे ही रह गए हैं। कुल मिलाकर के ऐसे अल्पसंख्यक ज़्यादा नहीं मिलते जो वर्चस्व रखते हों स्थान विशेष पर या किसी अन्य क्षेत्र में। ऐसे अल्पसंख्यक नहीं के बराबर हैं, बल्कि क्या है, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या बहुत कम होती है उनके लिए अगर हम शिक्षा की बात करें तो सामान्यतः वो जो अल्पसंख्यक वाले लोग होते हैं वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। तो इन लोगों की अगर शिक्षा व्यवस्था देखा जाए तो ये जो है शिक्षा में मध्यम शिक्षा यानी माध्यमिक शिक्षा या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक या आप
कह लिया जाए तो सामान्यतः BA स्तर तक की शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। सामान्यतः ऐसे घरों से आने वाले बच्चे परंपरागत शिक्षा को ही ग्रहण करते हैं, वही पुरानी पद्धति, पुराने विषय, अब इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र खूब रट के फिट रहेंगे। यानी कुल मिला के हम क्या कहें, उनके शिक्षा में कोई विशेष डिप्लोमा संबंधी या विशेष उपयोगिता संबंधी शैक्षणिक गतिविधियों को वह नहीं सीख पाते हैं या शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके पीछे उनके पास जो है उस शिक्षा को वहन करने के लिए उतनी पूंजी नहीं होती, या उनको सरकारी शिक्षा में, उनको सरकारी विद्यालय में वैसी व्यवस्था नहीं हो पाती, जिसके कारण से वो परंपरागत शिक्षा को ग्रहण करने के लिए विवश हैं। अगला सार्वजनिक। ऐसे बालक सामान्यतः लघु समूह से आने वाले लोग सार्वजनिक शिक्षा ही ग्रहण कर पाते हैं। सामान्यतः जो जंगली क्षेत्रों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारों में, जंगली क्षेत्रों में ऐसे लघु समूह पाए जाते हैं जो आदिवासी टाइप के या घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं। या सामान्यतः समाज में भी अगर लघु समूह पाया जाता है तो वहाँ पर वो दबे रहते हैं, दूसरे धर्म, समूह, जाति इत्यादि वालों से वो दबे रहते हैं, ऐसी स्थिति होती है। तो सामान्यतः इनके बालक बच्चे सार्वजनिक विद्यालयों में ही पढ़ पाते हैं। अगर हम व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो ये लोग सामान्यतः कृषि से संबंधित ही जानकारी ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, या फिर सरकार का सार्वजनिक स्कूलों में उसकी व्यवस्था नहीं है, या सरकार की व्यवस्था है भी तो बहुत कम लोगों की व्यवस्था है, जितना सीट होना चाहिए उसमें वो नहीं है, ऐसी टाइप की स्थिति है। तो अगला है व्यक्तिगत अथवा। ये लोग अगर कंपटीशन देने जाते हैं तो खुद से इनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ये जो है अलग से जो है इनको सहयोग घर से या समाज से या सरकार द्वारा उतना नहीं हो पाता है, जिसके कारण से जो है समस्या अगर होती भी है सरकार के द्वारा तो उसका पैटर्न या उसकी संख्या या उसका जो नियम है बहुत कठोर है, जिसके कारण से सभी बालक फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो ऐसे बालक को व्यक्तिगत रूप से ही प्रतिस्पर्धा की तैयारी करना पड़ता है, कंपटीशन की तैयारी करने में सफलता। अगला आर्थिक असहयोग। सरकार ऐसे बालकों को आर्थिक रूप से सहयोग भी कम प्रदान कर पाती है, या सहयोग की व्यवस्था अगर सार्वजनिक रूप से की है तो बहुत कम की है। तो कुल मिला के अगर हम देखें प्रभावशाली सहित प्रभावशाली जो समूह है यानी प्रभुत्व वर्ग है और जो लघु समूह है, उनकी देखिए शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी अंतर है, काफ़ी अंतर है। यहाँ पर जहाँ पर उच्च शिक्षा, उच्च प्रतिस्पर्धा, सरकारी स्कूल नहीं मिला तो निजी के माध्यम, निजी शिक्षा यानी प्राइवेट स्कूलों में वह अपनी शिक्षा ग्रहण कर लेता है। और ये लोग काफ़ी जो है आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण से घर से भी आर्थिक सहयोग, गवर्नमेंट से भी आर्थिक सहयोग प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। तो ये रहा प्रभुत्व यानी प्रभावशाली समूह द्वारा शिक्षा की स्थिति, और ये रहा लघु समूह या जिनकी संख्या बहुत कम है, उनकी रही शिक्षा की व्यवस्था। इस प्रकार से दोनों शिक्षा में काफ़ी असमानता देखने को मिलती है, काफ़ी क्या है, असमानता देखने को मिलती है। अब इस असमानता को दूर करने के लिए कैसे कैसे मुद्दे बनते हैं, क्या बहस का आधार बनता है, उसको देखते हैं। अब इनसे संबंधित अगर हम मुद्दे की बात करें तो पहला क्या है, उपलब्धता। उपलब्धता का तात्पर्य यह है कि शिक्षा की उपलब्ध यानी गरीब बच्चों या लघु समूह वाले बच्चों को किस प्रकार से उच्च वर्ग वाले बच्चों की तरह से शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, ये मुद्दा बनता है। सरकार कैसे काम करे, सरकार कैसी व्यवस्था दे, सरकार क्या फैसिलिटी दे, ये सब का क्या एक बहस का मुद्दा बन जाता है कि ऐसे बालकों को किस पैटर्न, किस आधार पर शिक्षा हर क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाए, ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा बनता है, बहुत बड़ी समस्या बनती है। दूसरा बनता है आधुनिक शिक्षा। अब इनको आधुनिक शिक्षा कैसे दी जाए, क्योंकि ऐसे तबके के लोग ज़्यादातर दूर दराज के क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। अब अगर आधुनिक शिक्षा उनको दी जाती है तो बहुत कम जो है बच्चे मिल पाते हैं, या वैसी व्यवस्था सरकार को देने पर अत्यधिक खर्च करना पड़ता है, अत्यधिक उसको निवेश करना पड़ेगा, पैसा लगाने पड़ेगा। तो सरकार क्या होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आधुनिक लोकतंत्र में जनता जागरूक नहीं होती, तो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए या जाए, वो सब ज़्यादातर पैसे ही कमाने के मूड में रहते हैं। भला करने वाले बड़े कम नेता होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष हो। तो आधुनिक शिक्षा को उपलब्ध कराने यानी टेक्निक, कंप्यूटर का हुआ, इलेक्ट्रॉनिक हुआ, मास कम्युनिकेशन हुआ, ये सब जो है मेडिकल हुआ, ये सब जी अगर आधुनिक शिक्षा उनको उपलब्ध कराते हैं, व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, तो निश्चित रूप से वो पहले से पढ़े नहीं हैं, उनको पढ़ने में भी दिक्कत। अगर सरकार ऐसी उपलब्धता व्यवस्था देती भी है तो
शिक्षक के अनुपात में या उसके खर्च के अनुपात में उतने विद्यार्थी एकाएक जुड़ नहीं पाते हैं। इससे भी संबंधित समस्या या विचार विमर्श या बहस का मुद्दा बनता है। तीसरा मुद्दा बनता है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था का यहाँ तात्पर्य है कि सरकार सरकारी स्कूल खोले, मान्यता दे और उसके जगह जो है सरकारी शिक्षा व्यवस्था मतलब पुस्तक की व्यवस्था करे। उनको जो है भाषा से संबंधित जानकारी के लिए भी उसकी भी व्यवस्था करें, लैंग्वेज टीचर भी लगाना पड़े। तो ये सब शिक्षा व्यवस्था, कैसे शिक्षा व्यवस्था की जाए, शिक्षण संस्थाओं को किस प्रकार से व्यवस्थित की जाए कि वह जो है अगर ज़्यादा दूर शिक्षा व्यवस्था शिक्षण संस्था होती है तब भी वो नहीं पढ़ पाते हैं। अब पास में की जाए या उनके स्थान पर कर दी जाए तो उनकी संख्या बहुत कम होती है। फिर उस तरह से मानसिक स्तर है भी कि नहीं है, ये सब तमाम बातें जो है शिक्षा व्यवस्था के लिए बहस का कारण बनती है, मुद्दा बन जाता है। आगे आर्थिक सहायता, सरकार जो है आर्थिक सहायता देती है लेकिन वो बहुत कम देती है, एक तो समस्या ये बनती है। दूसरा मुद्दा ये बनता है कि सरकार अगर आर्थिक सहायता दे रही तो बहुत कम लोगों को दे रही है, इसकी संख्या बढ़ाई जाए, इससे भी मुद्दा बनता है। तीसरा मुद्दा ये बनता है कि सरकार जो भी आर्थिक सहायता दे रही है वो उसका रिकवरी हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि हो सकता है लड़का वो इस गरीब घर का बच्चा सहायता ले और फिर बाद में जो है उसको रिटर्न न कर पाए। सब्सिडी के रूप में दे रही है सरकार तो उसमें संख्या अधिक होने के कारण से भ्रष्टाचार, यानी किसी और छात्र को मिलना चाहिए मिल जा रहा है किसी और को, तो ये भी मुद्दा बन जाता है। तो आर्थिक सहायता में भी कई धार्मिक कारण, राजनीतिक, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, शिक्षक का पक्षपात इत्यादि अनेक प्रकार की बाधाएं या मुद्दा बन जाता है कि किसको सहायता दी जाए, किसको नहीं सहायता। अगला है उच्च शिक्षा के अवसर। अब जो लघु समूह वाले हैं, जो काफ़ी अल्पसंख्यक हैं, उनको उच्च शिक्षा किस प्रकार से प्रदान की जाए। उच्च शिक्षा में परंपरागत शिक्षा दी जा रही है या आधुनिक शिक्षा दी रही। अगर उच्च शिक्षा में आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था हो तो सफल हो जाए, परंपरागत है तो उनके लिए कंपटीशन और संघर्ष लंबा हो जाता है। तो कुल मिलाकर के उच्च शिक्षा इन लघु समूहों को प्रभावशाली समूहों की तरह किस प्रकार से उपलब्ध कराया जाए, किस नियम, किस पैटर्न और किस मात्रा में, किस स्तर पर, किस जनसमूह के लिए कितने की व्यवस्था की जाए, इससे भी संबंधित मुद्दा बन जाते हैं बहस का। यानी मुद्दा का मतलब ये उच्च वर्ग और लघु समूह, उच्च यानी प्रभावशाली और लघु समूह के बीच ये सब मुद्दे बन जाते हैं कि किस प्रकार से शिक्षा में जो असमानता है उसको समझा जाए और असमानता को दूर करने संबंधी किन किन नियम, किन किन गतिविधियों, किन किन क्रियाओं, किन किन आर्थिक सहयोगों का पालन किया जाए, इससे संबंधित क्या होते हैं, मुद्दे बन जाते हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया कि जो प्रभावशाली या प्रमुख समूह है, सामाजिक समूह, और लघु समूह जो सामाजिक समूह है, उनमें शिक्षा का किस तरह से भिन्नता या अंतर पाया जाता है और इन अंतर के आधार पर कैसे बहस के मुद्दे या कैसे बहस की बातें या कैसे निर्णय लेने की बातें या किस तरह से उनको समान रूप से समानता के स्तर पर लाने के लिए कौन कौन से बहस के आधार बनते हैं, मुद्दे बनते हैं, समस्याएं बनती हैं, चुनौतियां बनती हैं, उसको भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाई हुई ये बात आप आराम से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।